नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है श्री करनी एकेडमी इन एडुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आपको और मुझे एक साथ जोड़ता है हमारे इस बड़े ही इंटरेस्टिंग और इस शानदार विषय को सीखने के लिए, जो कि है अर्थशास्त्र। मैं अंकित राठी, आपका इकोनॉमिक एजुकेटर, आपका इकोनॉमिक टीचर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए तो आज की बात हम शुरू करते हैं। हमने जो प्रीवियस बात की थी, हमने किस पर चर्चा की थी? मांग पर चर्चा की थी। किस पर बात की थी? मांग पर चर्चा की थी। मांग के नियम की बात की थी। मांग के नियम को कौन कौन से कारण प्रभावित करते हैं उनकी बात की थी, और किस तरीके से मांग का नियम लागू होता है वहां तक हमने बात कर ली थी। आज के वीडियो में, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मांग के नियम के अपवाद के बारे में। मांग के नियम के अंदर में क्या क्या अपवाद हमारे सामने हैं उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से शुरू करते हैं। मुझे एक बार फटाफट से रिकॉल करवा दो। आपने मांग की जो परिभाषा थी उसके अंदर में जो 5 तत्व थे वो क्या क्या थे? पहला तत्व था इच्छा, दूसरा क्या था मेरे पास में? साधन, तीसरा तत्व मेरे पास में क्या था? खर्च करने की तत्परता। क्या था? खर्च करने की तत्परता। फोर्थ चीज क्या थी मेरे पास में? फोर्थ चीज थी मेरे पास में निश्चित समय। और फिफ्थ चीज क्या थी मेरे पास में? फिफ्थ चीज थी मेरे पास में निश्चित कीमत। क्या थी? निश्चित कीमत। तो ये 5 चीजें मेरे पास में थी जब मैंने मांग के नियम के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी मैंने? जब मैंने मांग के नियम के बारे में बात की थी। अब जब मैं बात करता हूं उसके बाद में मैंने मांग के नियम के बारे में क्या बताया था? जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है, या जैसे जैसे प्राइस कम होती है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है। ये हमने मांग के नियम के बारे में समझा था। और हमने क्या समझा था? और हमने समझा था मांग के फलन के बारे में। किसके बारे में समझा था? मांग के फलन के बारे में। तो देखिए एक बार नियम आपके सामने फिर से रख देता हूं। मांग का नियम क्या करता है? मांग एवं मूल्य के संबंध को क्या करता है? व्यक्त करता है। यह मांग और मूल्य के किसके संबंध को? विपरीत अथवा ऋणात्मक संबंध को बताता है। किसको बताता है? विपरीत अथवा ऋणात्मक संबंध को बताता है। विपरीत या ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ? जब प्राइस बढ़ेगी तब क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, जब प्राइस कम होगी तब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। फिर यहाँ पे हमने एक बात रही थी, क्या बात कही थी हमने? जब अन्य वस्तुएं या अन्य चीजें क्या हो? कांस्टेंट हो, स्थिर हो, अन्य बातें क्या हो? समान हो। तो ये क्या था यहाँ पे? अन्य बातें समान रहने पर, क्या रहने पर? समान रहने पर, तब हमारे पास में मांग का नियम क्या होगा? एप्लीकेबल होगा, लागू होगा। तो ये जो मेरे पास में क्या आया, पॉइंट आया कि जब प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? डिक्रीज होगी, और जब प्राइस डिक्रीज होगी तब क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? इंक्रीज होगी। यही मांग का नियम है, यही मांग के बारे में हमने बात की। और ये नियम हमको किसने दिया था? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। किसने दिया? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। और उनको आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के नियमों का जो बेस है वो हमने प्रोफेसर मार्शल के नियमों से शुरू किया हुआ है। तो ये मांग का नियम था। ये किसको क्या क्या व्यक्त करता है? मांग और मूल्य के संबंध को व्यक्त करता है, साथ ही साथ में ये विपरीत अथवा ऋणात्मक संबंध को बताता है। और इस नियम के अनुसार अन्य बातें क्या रहने पर? समान रहने पर कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, और कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ती है। ये मैंने किस संदर्भ में बात की है प्यारे विद्यार्थियों? ये मैंने कीमत के संदर्भ में बात की है। चलिए फिर से एक बार हम रिकॉल करते हैं मांग के फलन को। हम मांग के जो हमने फलन के बारे में चर्चा शुरू की थी उस चर्चा को हम शुरू करते हैं। तो हमने क्या बात शुरू की थी? मांग का फलन। मांग के फलन में मैंने क्या कहा था? हमने d एट x जब हमने बात की थी तब हमने कहा था कि एक फंक्शनल रिलेशनशिप है किस किस के बीच में? p एट x, p r, y, t और e किस किस के बारे में थी? px, pr, y,
टी और ई। px को मैंने क्या कहा था, px को मैंने कहा था x वस्तु की कीमत। क्या कहा था मैंने, x वस्तु की कीमत। pr को मैंने क्या कहा था, संबंधित। देखो विद्यार्थियों, ये हम सारी चीजें जो है वो पूरा डिटेल के अंदर में प्रीवियस वीडियोस में समझ चुके हैं। किसमें समझ चुके हैं, प्रीवियस वीडियोस में। यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो उस प्रीवियस वीडियोस में जाके इनको आप जरूर देखें, इनको आप वहां से क्लियर करके आए। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ उसका एक क्विक रिवीजन ले रहा हूं, ताकि जो बात मैं आज करने वाला हूं वो बात आपको फटाफट से समझ में आ सके। क्या आ सके, फटाफट से समझ में आ सके। और जो लास्ट पॉइंट मेरे पास में क्या था, भविष्य में होने वाले कीमतों में कीमतों में परिवर्तन। तो ये मेरे पास में 5 पॉइंट्स थे जो मैंने मांग के फलन के संदर्भ में आपको बताया था। तो जब मैंने कहा था कि अन्य बातें स्थिर रहने पर, तब मैंने क्या किया था, इन 4 चीजों को क्या कर दिया था, स्थिर कर दिया था। और तब मैंने मांग के ऊपर में किसका प्रभाव देखा, कीमत का प्रभाव देखा था। तब मैंने संबंधित वस्तुओं की कीमत का भी प्रभाव देखा है, मैंने आय का भी प्रभाव देखा है, रुचि और फैशन का भी प्रभाव देखा, और भविष्य में कीमतों में होने वाले परिवर्तन के ऊपर भी प्रभाव देखा है। ये प्रभाव मैंने अलग अलग तरीके से, पूरे तरीके से विश्लेषण करते हुए वहां पर समझे हैं, वहां पर देखें। तो ये मांग का फलन मैंने वापस से क्यों बताया, क्योंकि आज हम क्या करेंगे, इस मांग के नियम के अपवाद पर चर्चा करेंगे। ये मांग का जो नियम है, इसके जो हमारे पास में रेस्ट्रिक्शंस हैं, कहां कहां ये लागू नहीं होता है, उन सभी बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। हम किस प्रकार से इस मांग के नियम को समझेंगे, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए पीछे से चलते हैं वापस। ये हमने बात समझ ली फिर से, मांग का नियम क्या है, अन्य बातें समान रहने पर, कीमत बढ़ने पर मांग की मात्रा कम होगी, और कीमत कम होने पर मांग की मात्रा जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इससे पहले हमने मांग के नियम की विशेषताएं कर ली, उसके लागू होने के कारणों पर चर्चा कर ली, मांग के नियम के क्या क्या पॉइंट्स थे उन पर चर्चा कर ली, कीमत के अलावा जो अन्य फैक्टर्स थे उनके ऊपर भी हमने चर्चा कर ली। अब आज जो हम चर्चा करेंगे वो क्या करेंगे कि मांग के नियम के अपवाद क्या क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। मांग के नियम के अपवाद क्या क्या है। तो पहला पॉइंट जो मेरे पास में आता है वो क्या आता है, वस्तु की किस्म में सुधार का प्रभाव। क्या होता है, वस्तु की किस्म में सुधार का प्रभाव। लीजिए साहब एक एग्जांपल लेते हैं, एक उदाहरण हम यहां पर ले लेते हैं। क्या लेते हैं, चलिए जरा, हम एक शॉप पर गए। हम कहां गए, एक शॉप पर गए। उस शॉप पर जाके हमने बोला कि हमको क्या करना है, हमको एक शर्ट खरीदना है। क्या खरीदना है, शर्ट खरीदना है। कितने का शर्ट खरीदना है, हमने कहा हमको एक बहुत अच्छा शर्ट खरीदना है। क्या करना है, बहुत अच्छा शर्ट खरीदना है। दुकानदार ने हमको एक शर्ट बताया जो कितने का था, 100 रुपए का था। हमने उसको अपने हाथ में लेके देखा, टच एंड फील किया, तो वो शर्ट हमको यार बड़ा अच्छा लगा, लेकिन हमने कहा ये तो सिर्फ 100 रुपए का है। फिर उसने कहा कि चलो ठीक है, एक उसने शर्ट बताया 200 का, हमने कहा नहीं और अच्छा चाहिए। उसने मुझे बताया 500 का शर्ट, उसने मुझे बताया 1000 का शर्ट। एक शर्ट उसने मुझे बताया कि ये हमारा सबसे महंगा शर्ट है और इस शर्ट की जो प्राइस है वो है 2500 रुपए। अब चाहे उस शर्ट की जो क्वालिटी है वो मुझे 100 रुपए के बराबर भी नहीं लग रही थी, लेकिन चूंकि उसकी किस्म में जो प्राइस हायर थी तो मुझे ऐसा लगा कि जो इसकी प्राइस की जो कीमत है, इसकी कीमत ज्यादा है तो इसकी क्वालिटी भी क्या होगी, अच्छी होगी। इसकी जो किस्म है वो भी क्या होगी, ज्यादा अच्छी होगी। तो जब ये चीज मेरे दिमाग में है कि उसकी किस्म भी अच्छी होगी, तब अब मैं क्या करूंगा, वहां पे उस वस्तु को खरीद लूंगा। तब यहाँ पे मांग का नियम जो है वो अप्लाई नहीं होगा। इस एग्जांपल को अगर और थोड़ा अच्छे से समझे तो ऐसा समझ लीजिए कि उसने कहा कि ये 100 रुपए का शर्ट है। रिवर्स में समझा रहा हूं, देखना प्यारे विद्यार्थियों, ये 100 रुपए का शर्ट है, इसकी क्वालिटी क्या है, लो है। ये 500 रुपए का शर्ट है, इसकी क्वालिटी क्या है, थोड़ी हाई है। और ये 2000 रुपए का शर्ट है या ये 2500 रुपए का शर्ट है, इसकी क्वालिटी सबसे क्या है, अच्छी है। क्या है, सबसे अच्छी है। इट्स वेरी वेरी गुड, सबसे क्या है, ये अच्छी है।
तो ये वस्तु की किस्म में क्या मैंने क्या माना, क्योंकि प्राइस ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसकी किस्म जो है वो क्या है, अच्छी है। तो उपभोक्ता क्या करता है, कीमत बढ़ने पर भी अधिक मात्रा में जो है क्रय करने को तत्पर रहता है। और चाहे उसका ये सोचना गलत है, लेकिन यहाँ देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि प्राइस बढ़ रही है फिर भी जो डिमांड है वो कम नहीं हो रही है। यहाँ पे प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है, तो ये रिलेशनशिप कैसा हो गया, पॉजिटिव। लेकिन हमारा नियम तो क्या कहता है, मांग के नियम के अनुसार रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए नेगेटिव या ऋणात्मक। कैसा होना चाहिए, नेगेटिव या ऋणात्मक। ये मांग के नियम के अनुसार मेरा जो है पॉइंट है कि रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए, किंतु यहाँ ऋणात्मक नहीं हो रहा है। इस वजह से इसे मैंने क्या कहा, मांग के नियम का अपवाद कहा, मांग के नियम का एक्सेप्शन कहा। एक्सेप्शन का मतलब यहाँ पर इस जगह पर ये नियम जो है वो लागू नहीं होता है। क्या नहीं होता है कि जैसे जैसे वस्तु की किस्म सुधरेगी वैसे वैसे मैं अधिक प्राइस के ऊपर भी, हायर प्राइस के ऊपर भी डिमांड जो है वो कम करूंगा। ऐसा आवश्यक नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगला पॉइंट जो आता है मेरे पास में, क्या पॉइंट आया, फैशन में परिवर्तन। क्या पॉइंट आया, फैशन में परिवर्तन। ये फैशन में परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, मांग का नियम उन वस्तुओं पर भी लागू नहीं होता जो फैशन या चलन में नहीं रहती। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो जब मांग के नियम के निर्धारित घटक बताए थे उसके अंदर में आपने लिखा था रुचि एवं फैशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मैंने वहां अवश्य लिखा था रुचि एवं फैशन, और मैंने वहां पे एक चीज भी कही थी कि जिस चीज की फैशन जो है वो ज्यादा है या अभी जो वो फैशन में है, तो जैसे जैसे वो चीज फैशन में आएगी वैसे वैसे उसकी डिमांड भी बढ़ती जाएगी। तो रिलेशनशिप कैसा हुआ, पॉजिटिव। रिलेशनशिप कैसा हुआ, पॉजिटिव। और जो वस्तु फैशन में नहीं रहती है ना, उसकी कीमत में कमी होने पर भी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मैं एक शॉप के ऊपर में जाऊं और वहां पे जाके मैंने क्या करना है, मैंने एक न्यू शू खरीदना है, या मैंने एक न्यू पेन खरीदना है, या मैंने कोई भी एक नया चीज खरीदना है, एक नई चीज खरीदनी है। एक एग्जांपल इसमें लेते हैं, इस नई चीज का मैं एग्जांपल ही सोच रहा था कि क्या एग्जांपल दूं आपको। मैंने टीवी का एग्जांपल दिया। किसका एग्जांपल दिया, टीवी का। आजकल आप लोग देखेंगे हमारे पास में कैसे टीवी आ गए, फ्लैट स्क्रीन टीवी आ गए। कैसे टीवी आ गए, फ्लैट स्क्रीन टीवीज आ गए। अब अगर कोई आपको कहे कि ये पुराने जमाने वाला जो बॉक्स टीवी था आपके पास में, उस बॉक्स टीवी को आप लेके जाओ, है ना, ये ऐसा अच्छा वाला बॉक्स टीवी जो हमारे घरों में होता था पहले, कि इस बॉक्स टीवी को आप लेकर जाओ तो इसकी प्राइस क्या है, बहुत लो है। लेट से कि ये टीवी तो मैं आपको 2000 रुपए में ही दे दूंगा, लेकिन इस टीवी के आपके 20,000 रुपए लगेंगे। देखना प्यारे विद्यार्थियों, कीमत के अंदर में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। यहाँ ये चीज 2000 की मिल रही है, यहाँ ये चीज 20,000 की मिल रही है। लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो कीमत में कमी है उसके बावजूद भी मांग में वृद्धि नहीं होती। क्यों नहीं होती मांग में वृद्धि, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में इस कि आउट ऑफ फैशन, माने ये फैशन से बाहर हो गया है, इस कारण मैं इसकी मांग वहां पर नहीं करूंगा, चाहे प्राइस कम भी है तो भी। तो जो फैशन में परिवर्तन है, यदि ये जो फैशन में परिवर्तन है उन वस्तुओं पर लागू नहीं होता जो किसमें नहीं रहती, फैशन या चलन में नहीं रहती, उन सभी वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। इसका मतलब किस पर लागू हो सकता है, वो वस्तुएं जो किस में हो, फैशन में हो, उन पर मांग का नियम लागू हो सकता है। माना कि ये टीवी फिर से फैशन में आ गया, ये टीवी फिर से क्या आ गया, फैशन में आ गया, और ये टीवी के फैशन में आने की वजह से अब इसकी जो प्राइस है वो बढ़ भी जाएगी, या इसकी जो प्राइस अगर कम हो जाएगी तो मैं फटाफट से जाके ये टीवी खरीद लाऊंगा। इसकी मांग कम बढ़ सकती है या कमी यहाँ पर मुझे मिल सकती है। तो ये जो पॉइंट आया है किसमें आया, फैशन में परिवर्तन होने के कारण। चलिए साहब अगली चीजों पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है मेरे पास में,
प्रदर्शनकारी वस्तुएं। कैसी वस्तुएं? प्रदर्शनकारी वस्तुएं। देखना जरा क्या पॉइंट कहता है ये, कि कुछ वस्तुएं वर्तमान युग में प्रदर्शनकारी वस्तुएं होते हुए भी अनिवार्यता का रूप या अनिवार्यता का सम्मान प्राप्त किए हुए हैं। कैसी है? अनिवार्यता का सम्मान प्राप्त किए हुए हैं। ऐसी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने के बावजूद मांग जो है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है इसको समझना, एक एग्जांपल लेते हैं इस बात के ऊपर में। देखिए, कुछ वस्तुएं जो वर्तमान युग में कैसी है? प्रदर्शनकारी वस्तुएं हैं। कैसी वस्तुएं हैं? प्रदर्शनकारी वस्तुएं। प्रदर्शनकारी वस्तुओं का मतलब क्या हुआ? ऐसी वस्तुएं जो शो ऑफ के लिए काम में आती है। बहुत अगर लिटरल लैंग्वेज में यूज करो तो कैसा काम आती है? शो ऑफ के लिए काम आती है। एग्जाम्पल मैंने लिया बाइक या स्कूटी या स्कूटर, जो यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है। तो ये बाइक जो है वो नॉर्मल से भी काम चल सकता है ना, लेकिन मैं कहाँ जाता हूँ? मैं स्पोर्ट्स बाइक में ज्यादा दिलचस्पी अपनी रखता हूँ, क्योंकि उसकी लुकिंग प्यारी है, क्योंकि उसको ले जाने से मेरा एक इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो जैसे मैं अगर एग्जांपल ले, पहले अगर कुछ समय पहले की बात करें, या एक ऐसा वक्त की मैं बात करूं जब 1970s की बात थी या 1980s की बात थी, उस वक्त में क्या था? उस वक्त के अंदर में राजदूत जो चलती थी उस बाइक की बड़ी डिमांड थी। उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी अच्छी बाइक्स जो थी कंपनियों ने निकाली, उनमें स्पोर्ट्स बाइक की जो है, जैसे अपाचे हो गई या ऐसी बहुत सी केटीएम हो गई, ऐसी स्पोर्ट्स बाइक जो है उनकी डिमांड बढ़ गई। अब इनकी प्राइस बढ़ जाती है, इनकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है, फिर भी इनकी जो डिमांड है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। इनकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। चाहे काम दोनों एक जैसा दे रही है, पर चूंकि ये किस में आ गया? प्रदर्शनकारी वस्तुओं में आ गया। किस में आ गया? प्रदर्शनकारी वस्तुओं में आ गया। तब ऐसी वस्तुओं की कीमत कम होने के बावजूद भी उनकी जो मांग है वो घटती नहीं है या फिर बढ़ती नहीं है, या फिर ऐसी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने के बावजूद भी उनकी जो मांग है वो बढ़ जाती है। तो इस एग्जाम्पल को मैं समझ पाया कि मेरी जो प्राइस है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। किसके लिए? स्पोर्ट्स बाइक के लिए। फिर भी इसकी डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। कैसा रिलेशनशिप आ गया? पॉजिटिव, या क्या कहेंगे? धनात्मक रिलेशनशिप आ गया। क्या कहेंगे? धनात्मक रिलेशनशिप मेरे पास में आ गया। तो ये प्रदर्शनकारी वस्तुएं हैं मेरे पास में। ये प्रदर्शनकारी माने शो ऑफ की वस्तुएं हैं, चाहे वो अनिवार्य नहीं है फिर भी वो शो ऑफ की वस्तु है। एक और एग्जांपल है इसमें कार। हमारे अभी भी आसपास की सोसाइटी के अंदर में कार लेना एक स्टेटस सिंबल माना जाने लग गया है ना। चाहे वो काम मैं बाइक पे कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात को, अपने आप को जताने के लिए क्या करता हूं? बढ़िया एक कार लेके वहां पर जाता हूं, एक अच्छी तरीके से कार वहां पर अपने पास में प्रेजेंटेशन के लिए लेके जाता हूं। मैं अच्छे सूट बूट पहनता हूं। ये कैसी वस्तुएं हो गई? प्रदर्शनकारी वस्तुएं हो गई, शो ऑफ की वस्तु हो गई कि मैं फला ब्रांड की टी शर्ट्स पहनता हूं, मैं फला ब्रांड का पेन यूज करता हूं, मैं इसका फला ब्रांड का जूता यूज करता हूं। तो ये सारी कैसी वस्तुएं हैं? प्रदर्शनकारी वस्तुएं हैं। कैसी वस्तुएं हैं? प्रदर्शनकारी माने शो ऑफ के लिए वस्तुएं हैं। तो ये वर्तमान युग में प्रदर्शनकारी होते हुए भी अनिवार्यता का सम्मान प्राप्त किए हुए हैं कि अगर आप कहीं पे कुछ अच्छे काम के लिए इंप्रेशन मारने के लिए जा रहे हो तो चलो भाई कार लेके जाओ। हम भी अपने दोस्तों में कुछ ऐसा ही करते हैं ना, कि कहीं किसी दोस्त के पास में ऐसे कुछ किसी को इंप्रेस करने जाना है, कहीं से कुछ जुगाड़ उगाड़ करके और कार लेके जरूर जाएंगे, या किसी फ्रेंड से मिलने जाना है, बढ़िया स्पोर्ट्स बाइक लेके जरूर जाएंगे। तो ये हम जो करते हैं ये क्या है? ये प्रदर्शनकारी वस्तुएं हैं। तो ऐसी वस्तुओं की प्राइस ज्यादा होने पर भी, प्राइस बढ़ जाने पर भी हम उनकी डिमांड में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, उनकी मांग में वहां पर वृद्धि करते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला पॉइंट क्या है? दिखावट की इच्छा। अब क्या है ये पॉइंट? पुराने पॉइंट से ये एसोसिएटेड ही है ना, लेकिन फिर भी इसके अंदर में एक स्लाइड सा एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं।
क्या कह रहा है ये पॉइंट, पहले तो ये समझ लेते हैं कि कभी कभी जो रिच पीपल है, धनी लोग हैं, वो अपने धन का प्रदर्शन करने के लिए उन वस्तुओं को अधिक खरीदते हैं जिनकी कीमत क्या होती है, ज्यादा होती है। और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे इनकी कीमत बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनका जो है वो अधिक प्रतिष्ठा सूचक उनको समझा जाने लग जाता है। क्या होता है, उनको और ज्यादा प्राइजी उनको समझा जाने लग जाता है, प्रतिष्ठा मूलक जो है वो उनको समझा जाने लग जाता है ना। तो देखिए जरा कैसे इसको करेंगे, कैसे समझेंगे। तो देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, क्या एग्जाम्पल लिया कि मैं जो हूं वो 5 करोड़ के इनकम ग्रुप में आता हूं। किसके इनकम ग्रुप में आता हूं, 5 करोड़ के इनकम ग्रुप में आता हूं। और मेरे इनकम ग्रुप के अंदर में हर व्यक्ति जो है उसके पास में एक 2 करोड़ की गाड़ी जरूर है। क्या है, 2 करोड़ की गाड़ी जरूर है, 2 करोड़ की जो कार है वो जरूर है उसके पास में। तो ये क्या करते हैं, अगर अब मुझे भी अपने धन का प्रदर्शन करना है कि हाँ मैं इस ग्रुप में हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस 2 करोड़ की गाड़ी को खरीदूंगा, मैं उस 2 करोड़ की गाड़ी को परचेज करूंगा। तो इस प्रकार क्या हुआ, जैसे जैसे इसकी प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे इसके स्टेटस सिंबल भी बढ़ता है ना। और जैसे इनकी प्राइस लो होती है लोग उन्हें क्या करते हैं, परचेज करना बंद कर देते हैं, उनको खरीदना बंद कर देते हैं। अब इसका एक एग्जांपल ये भी है, कैसा, हीरो के मामले में, डायमंड्स के बारे में। आप देखिए प्यारे विद्यार्थियों, डायमंड्स जो है ना, उसको बहुत ज्यादा क्या मानते हैं हम, इंपॉर्टेंट मानते हैं, बहुत ज्यादा प्रीशियस मानते हैं, बहुत ज्यादा महंगा माना जाता है। अगर यही जो डायमंड है, अगर इसको कैसा नहीं समझा जाए, प्रतिष्ठा मूलक नहीं समझा जाए, कैसा नहीं समझा जाए, प्रतिष्ठा मूलक नहीं समझा जाए, तो लोग उन्हें क्या कर देते हैं, खरीदना बंद कर देते हैं। इसका और एक एग्जांपल अगर देखें तो नकली जो हीरा है ना, नकली हीरा, क्या उसको कोई खरीदना चाहेगा, क्या नहीं चाहेगा। क्यों, क्योंकि नकली हीरा है, माने उसका जो है वो क्या नहीं है, प्रतिष्ठा मूलक नहीं है। क्या नहीं है, प्रतिष्ठा मूलक नहीं है। यहाँ पे एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या, प्रतिष्ठा मूलक, क्योंकि यही जो शब्द है वो क्या करता है, दिखावट की इच्छा जो है उसको दर्शाता है ना। तो ये दिखावट की इच्छा और प्रदर्शनकारी वस्तुएं, दोनों में डिफरेंसेस है। प्रदर्शनकारी वस्तुएं तो मतलब क्या हो गया कि जिनको मैं सिर्फ शो ऑफ के लिए खरीद रहा हूं, जिनका सिर्फ जो रिलेशन है वो इतना ही है कि उनको देख के लोग क्या करें, लोग मुझे क्या करें, मुझे सम्मान की तरीके से देखे। अब सम्मान से हटकर बात कहां पहुंच गई, प्रतिष्ठा मूलक, माने अगर वो चीज मेरे पास में है, वो पॉइंट मेरे पास में है, वो वस्तु मेरे पास में है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने आप को क्या मानूंगा, ज्यादा प्रतिष्ठा मूलक मानूंगा, और मैं उस वस्तु के द्वारा अपनी प्रतिष्ठा को वहां पे प्रदर्शित करने की भी कोशिश करूंगा। तो ऐसे मामलों में कीमत बढ़ने पर भी क्या होता है, प्राइस जो है वो कम नहीं होती है, कीमत बढ़ने पर भी जो है वो प्राइस वही की वही बनी रहती है, वो प्राइस में कोई चेंजेस मेरे पास में नहीं होते हैं। जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया, किसके मामले में हुआ, डायमंड्स के मामले में हुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला पॉइंट प्यारे विद्यार्थियों, इसे इंपॉर्टेंट क्लिक कर लो, इसे इंपॉर्टेंट टिक कर लो। गिफिन विरोधाभास, क्या है गिफिन विरोधाभास, है ना। अभी तक हमने जो बातें करी, देखो इसको एक बार वापस से देखो। अभी तक हमने जो बातें की वो क्या थी कि फैशन में जो परिवर्तन है, वो फैशन में परिवर्तन मांग के नियम का अपवाद है। और क्या था, प्रदर्शनकारी जो वस्तुएं हैं वो मांग के नियम का अपवाद है। और क्या था, दिखावट की इच्छा होना, वो मांग के नियम का अपवाद है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सेप्शन मेरे पास में आ रहा है वो क्या आ रहा है, गिफिन विरोधाभास। क्या आ रहा है, गिफिन विरोधाभास। ये गिफिन विरोधाभास क्या है, इस विरोधाभास को हम अच्छे से समझते हैं, अच्छे से जानते हैं। तो सर रॉबर्ट गिफिन जो थे, उन्होंने एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, उन्होंने गिफिन वस्तुओं के अस्तित्व से वो क्या थे, असहमत थे। एक गिफिन वस्तु का मतलब क्या होता है, एक नीच वस्तु। नीच वस्तु का मतलब क्या हो गया, लोअर क्वालिटी गुड्स। क्या हो गया, लोअर क्वालिटी गुड्स। माने अगर मैं इसको और हिंदी में यदि मैं लिखूं तो निम्न गुणवत्ता की वस्तु, निम्न गुणवत्ता की वस्तु, निम्न गुणवत्ता की वस्तु।
ये लोअर क्वालिटी जो गुड्स है मेरे पास में, उसे मैंने क्या कहा, गिफिन वस्तु का, गिफिन विरोधाभास का। अब ये लोअर क्वालिटी की वस्तु क्या होती है, कैसे होती है, आइए इसको समझते हैं। हम एक स्क्रीन से, एक ब्लैंक स्क्रीन लेते हैं और उस ब्लैंक स्क्रीन से इसको समझते हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गिफिन विरोधाभास की। किसकी बात कर रहे हैं, गिफिन विरोधाभास की। और इस गिफिन विरोधाभास के अंदर में हमको क्या समझना है, इस गिफिन विरोधाभास के अंदर में हमको ये समझना है कि किस तरीके से ये जो वस्तुएं हैं वो लोअर क्वालिटी की हमारे सामने आती है ना। तो ये आए हमने लिखा गिफिन विरोधाभास। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को समझते हैं, इस बात को देखते हैं कि गिफिन विरोधाभास कैसे हमारे पास में आता है यहाँ पर। चलिए साहब, तो गिफिन विरोधाभास में मैंने अभी क्या बताया, निम्न क्वालिटी की यानी कि निम्न गुणवत्ता की वस्तु। किसकी बात की मैंने, निम्न गुणवत्ता की वस्तु की मैंने बात की। ये निम्न गुणवत्ता की वस्तु मेरे पास में क्या है, उसको मैं यहाँ पे समझ लेता हूँ, उसको यहाँ पे मैं जान लेता हूँ। तो निम्न गुणवत्ता का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने बात की गेहूं की। किसकी बात की मैंने, गेहूं की। तो गेहूं जो है अलग अलग प्राइजेस पे मिलता है। क्या मिलता है, अलग अलग प्राइजेस पे मिलता है। मैं यहाँ पे 5 प्राइजेस लेता हूँ आपके सामने। एक गेहूं है जो कितना है, 50 रुपए पर केजी है। क्या है, 50 रुपए पर केजी। एक गेहूं है वो 45 रुपीज पर केजी है। एक गेहूं है जो 20 रुपए पर केजी है। एक गेहूं जो है वो 5 रुपए पर केजी है। एक गेहूं जो है वो 2 रुपए पर केजी है। अब अगर आप अपने मन में भी दिमाग लगा रहे होंगे तो आप अपने मन में एक ही बात लगा रहे होंगे कि प्राइस ज्यादा है तो वो अच्छी क्वालिटी का गेहूं होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जो हमने पहली बात कही थी कि हायर प्राइस होने से हम क्या करते हैं, हम हायर उसके ऊपर में बात करते हैं कि उसकी डिमांड बढ़ सकती है क्योंकि उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी ही, चाहे वास्तविकता में ऐसा हो या नहीं हो, ये हम नहीं सोचते हैं। तो ये निम्न गुणवत्ता की जो वस्तुएं हैं वो एग्जिस्ट करती है, वो बाजार में रहती है। तो हमने कहा भाई ये तो रिच पीपल लेंगे, ये हायर मिडिल क्लास के पीपल ले लेंगे, ये मिडिल क्लास के पीपल, ये पुअर पीपल और ये बिलो पॉवर्टी लाइन वाले पीपल जो है वो इनको परचेज कर लेंगे। अब आप बताओ, इस बाजार में निम्नतम से निम्नतम प्राइस गेहूं की क्या है, 2 रुपीज पर केजी। क्या है, 2 रुपीज पर केजी, है ना। ये जो 2 रुपीज पर केजी मेरे पास में, ये मैंने क्या कहा, ये प्राइस मेरे पास में क्या है, यहाँ पे मैंने कह दिया 2 रुपीज है। कितनी है, 2 रुपीज है पर केजी के ऊपर में। तो ये जो लोअर क्वालिटी के गुड्स है, अगर अब इसकी प्राइस बढ़ जाती है ना, इस 2 रुपए जो ये मिनिमम है, इसकी प्राइस बढ़ के कितनी हो जाती है, 3 रुपए हो जाती है। किसकी बात हो जाती है, 3 रुपए हो जाती है। तो भी इसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ सकती है। प्राइस बढ़ने पर डिमांड क्या हो सकती है, बढ़ सकती है ना। यही तो हमने बात कही थी कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ सकती है। कैसे बढ़ सकती है, इसको समझते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। 19th सेंचुरी के अंदर में क्या होता, एक आयरिश बटाटा अकाल पड़ा था। बटाटा माने आलू। तो एक आयरिश के अंदर में एक आयरिश बटाटा अकाल, बहुत फेमस घटना है, आप इसको सर्च कीजिएगा। इसके अंदर में क्या होता, उस वक्त आलू को कैसा वस्तु माना जाता था, गिफिन वस्तु माना जाता था, लोअर क्वालिटी के अंदर में वस्तु माना जाता था। तो आलू आयरिश आहार में क्या थे, सबसे बड़ा स्टेपल थे, माने सबसे बड़ा जो पॉइंट था खाने के अंदर में, जो सबसे ज्यादा चीज वो शामिल करते थे वो होता था आलू। इसलिए कीमत बढ़ने के कारण जो आयरिश पीपल है उनकी आय पर भी क्या हुआ, प्रभाव पड़ा। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने बाकी सारी चीजों को छोड़ दिया और अधिक से अधिक क्या खरीदा, आलू खरीदा। क्या खरीदा, आलू खरीदा। और इसीलिए क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आलू की कीमत में वृद्धि हुई, इसलिए अधिक मात्रा की जो है वो मांग की गई। समझ गए इस बात को, क्या हुआ। एग्जाम्पल वापस से ले लेता हूं मैं। ये मैंने बात की आलू की प्राइस जब बढ़ी, है ना। अब इसको एग्जाम्पल देखना, मैं 100 रुपए कमाता था पहले, उसमें से मैं 10 रुपए जो है वो आलू पर खर्च करता था। किस पर खर्च करता था, आलू पर खर्च करता था। 10 रुपए जो है, इसको एक अच्छे से स्क्रीन पे एग्जाम्पल लेके समझे क्या। चलिए वहीं चलते हैं, स्क्रीन पर एग्जाम्पल लेते हैं और वहां जाके इसको समझते हैं। चलिए साहब, आइए पहुंचते हैं फटाफट से
ये हम पहुंचे यहाँ पर। तो देखिए मैंने क्या लिया, आलू का एग्जाम्पल लिया। मैंने कहा मैं कितने रुपए कमाता हूँ, मैं 100 रुपए कमाता हूँ। मैं 100 रुपए में से जो आलू है उस पर कितने रुपए खर्च करता हूँ, 10 करता हूँ। अन्य वस्तुओं पर, अन्य पर मैं करता हूँ 20 रुपए खर्च करता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, 30 रुपए जो है वो मैं अपने मकान का किराया देता हूँ। क्या देता हूँ, मकान का किराया। कितने हुए, 60। और 40 रुपए की मैं क्या कर लेता हूँ, मैं बचत कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, मैं बचत कर लेता हूँ। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे समझना जरा इस बात को। अब जो आलू की रेट है ना, इस 10 रुपए में मैं 1 kg आलू खरीदता था। आलू की रेट जो है वो अब कितनी हो गई, अब आलू की रेट हो गई 20 रुपए पर केजी, जस्ट डबल। क्या हो गई, 20 रुपए पर केजी। अब मुझे आलू पर कितना खर्च करना पड़ेगा, आलू पे अब मुझे खर्च करना पड़ेगा 20 रुपए, है ना। किराया तो मुझे जो देना है वो देना ही पड़ेगा, तो किराया मैंने दिया 30 रुपए। बचत मैंने कहा इसको नहीं छेड़ना है, बचत को अगर नहीं छेड़ना था मुझे, तो इस बचत के ऊपर में मैंने कितने खर्च किए, 40। अब जो अन्य सामान थे अगर मुझे एडजस्ट करना है तो मैंने यही एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने इस अन्य सामान में 10 को एडजस्ट किया। क्या किया, 10 को एडजस्ट। और अब मुझे ऐसा लगा कि शायद ये प्राइस बढ़ सकते हैं। अब मैं एक की जगह 3 किलो आलू लेके आ रहा हूँ, 2 किलो आलू लेके आ रहा हूँ, तो प्राइस तो बढ़ रही है, लेकिन डिमांड ऑफ एक्स माने डिमांड ऑफ आलू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डिमांड ऑफ आलू भी मेरे पास में यहाँ क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये जो बात मेरे पास में आई कि जो आलू है वो हमारे पास में, उस बटाटा अकाल के अंदर की बात कर रहा हूं, तो उस बटाटा अकाल के अंदर में क्या हुआ था, लोगों ने क्या किया, बाकी सारी चीजों को खत्म करते हुए हमने क्या खरीदा, आलू खरीदा। तब कहीं जाके बाजार में गिफिन वस्तुओं की जो है उनका एग्जिस्टेंस होना समझ में आया, उनका एग्जिस्टेंस होना हमको पता चला। तो क्या है, गिफिन वस्तुएं वो है जिन पर सामान्यतया मांग का नियम लागू नहीं होता है। मतलब क्या हो गया, वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग और क्या होती है, बढ़ जाती है, कम नहीं होती है। और कीमत कम होने पर मांग क्या होती है, घट जाती है ना। इसलिए जब भी किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता क्या करता है, दूसरी वस्तुओं की कीमत के उपयोग को कम करके गिफिन वस्तुओं की जो मांग है उनको बढ़ा देता है, जिनकी कीमतों में वृद्धि अक्सर कब होती है, आपदाओं के समय होती है। कब होती है, आपदाओं के समय। जब ऐसे कुछ पॉइंट्स आते हैं, ऐसे कुछ टाइमिंग्स आते हैं, तब इनकी कीमतों में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो उपभोक्ता क्या कर सकता है कि भाई क्योंकि एक बार कीमत बढ़ी है तो आगे भी बढ़ सकती है, इस कारण से भी वो क्या कर सकता है, वस्तु खरीदना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसलिए मांग का जो कानून है, वो मांग का जो नियम है, वो मांग का नियम यहाँ पर बदल जाता है। और इसीलिए ये वक्र क्या कहलाता है, एक असाधारण मांग वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है, असाधारण मांग वक्र। तो देखिए हमने जब पहले डिस्कस किया था, ये देखिए यहाँ पे मांग का जो वक्र है वो हमको कैसा मिलता था, ये ऐसा मांग वक्र हमको मिलता था। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा मांग वक्र नहीं चाहिए, अब ये मांग वक्र कैसा आ गया, इस तरीके से आ गया। तो देखिए प्राइस बढ़ रही है, उसी के साथ साथ में क्या हो रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है। तो ये देखिए जहां क्वांटिटी पहले ए पे थी, अब किस पे आ गई, बी पे आ गई। समझ गए इस बात को, क्लियर हुआ ये चीज। चलिए साहब अगला पॉइंट मेरे पास में क्या है, युद्ध। यदि युद्ध की प्रत्याशा में कमी की आशंका है तो लोग कीमत बढ़ने पर भी स्टॉक बढ़ाने या जमाखोरी के लिए खरीदना शुरू कर देते। जैसे यदि युद्ध की बात होने वाली, यदि हम कहें कि हाँ भाई आने वाले समय में युद्ध हो सकता है, 1 महीने में, 1 मंथ में या 2 मंथ्स में युद्ध हो सकता है, इसको यदि आप ऐसा भी समझे तो आने वाले 5 दिनों में क्या हो सकता है, लॉकडाउन हो सकता है। बड़ा फेमिलियर वर्ड है अब सबके लिए। तो मैंने कहा कि अगर 5 दिनों में लॉकडाउन हो सकता है तो लोग क्या करेंगे, बढ़ी हुई प्राइस पर भी, बढ़ी हुई कीमत पर भी क्या करेंगे, स्टॉक बनाने के लिए चीजों को खरीदना शुरू करेंगे। तो ऐसे समय में भी मांग का नियम जो है वो लागू नहीं होता है। एक और पॉइंट आता है मेरे पास में डिप्रेशन का। डिप्रेशन का मतलब यहाँ पे वो नहीं है जो हम नॉर्मल रूटीन लैंग्वेज में यूज करते हैं कि यार उसको डिप्रेशन हो गया, वो डिप्रेशन में चला गया, वो बहुत डिप्रेस फील कर रहा है। नहीं, यहाँ पे हम बाजार की डिप्रेशन की बात करते हैं, मार्केट की डिप्रेशन की बात करते हैं, जब हमारे पास में वस्तु की कीमतें क्या होती है, बहुत
कम होती है, लेकिन साथ ही साथ में कीमत कम होते हुए भी मांग कम होती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त में लोगों के पास में क्या नहीं होता है, पैसा नहीं होता है, क्रय शक्ति नहीं होती है, तो इस वक्त भी मांग का नियम जो है वो अप्लाई नहीं होता है। यदि इसे एक और तरीके से कहें तो मंदी का जो दौर हम कहते हैं कि मंदी के दौर के अंदर में जो है वो डिमांड है वो क्या होती है, कम हो जाती है। इसको ऐसा ही समझ लिए कि समर के सीजन में, गर्मी के मौसम में स्वेटर्स की डिमांड, गर्मी के मौसम में वुलन आइटम्स की डिमांड क्या रहती है, कम रहती है, क्योंकि इनकी जो डिमांड है वो सीजनल रहेगी, है ना। तो गर्मी के मौसम में इतनी चीजें नहीं मिलेगी, लेकिन वहीं गर्मी के मौसम में कूलर तो हमको मिल जाएगा। और या फिर क्या होगी, कोई मार्केट में क्रैश आ जाओ, जैसे भी कोविड के बाद की स्थिति हुई है, अभी उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति क्या है, थोड़ी कम हुई है, इसलिए वो मांग भी क्या करते हैं, कम करते हैं, चाहे प्राइजेस क्या है, कम है हमारे पास में। और मेरे पास में क्या आया, प्रदर्शन प्रभाव, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। इसी के अंदर में मैंने फिर से ये लिया है ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, आपको ये बात याद रहे कि जो प्रदर्शन प्रभाव के सिद्धांत से प्रभावित होते हैं तो उन वस्तुओं को खरीदना अधिक पसंद करेंगे जो मूल्य वृद्धि होने पर उनके लिए क्या करे, एक भेद का कार्य करे, जो उनको एक डिस्टिंग्विशमेंट की फीलिंग करवाए, जो उनको दूसरे से थोड़ा सा अलग समझाए। तो प्रदर्शन प्रभाव जहां होगा वहां मांग का नियम लागू नहीं होगा। और क्या है, और है मेरे पास में अज्ञान प्रभाव, माने मैं कई चीजें क्या होती है, क्वालिटी नहीं देखता हूं, उनकी भ्रामक पैकिंग, माने पैकिंग बड़ी अच्छी है, उसको देखकर मैं क्या करता हूं, हायर प्राइस होने पर भी मैं उसकी डिमांड कर देता हूं, या मैं उनके लेवल्स को देख लेता हूं, या मैं कोई भी और अन्य बात से प्रभावित हो जाता हूं। तो इसे कैसे क्या कहा जाता है, अज्ञानता प्रभाव। क्या कहा जाता है, अज्ञानता प्रभाव। इस अज्ञानता प्रभाव के कारण भी उपभोक्ता क्या करता है, भूलवश जो अधिक कीमती वस्तु है उसको अधिक उपयोगी समझ लेता है, और इस वजह से वो ऐसी वस्तु खरीदता है जिसकी कीमत क्या है, अधिक है, जिसकी कीमत क्या है, ज्यादा है। तो ये इतनी बात जो थी वो डिमांड के जो अलग अलग हमारे पास में पॉइंट्स थे उनके ऊपर में हमने किए। एक बार अगर फिर से आपको रिकॉल करवा दूं मैं, तो उस रिकॉल के अंदर में चलिए विद्यार्थियों, फटाफट से रिकॉल के अंदर में चलते हैं हम, जहां से हमने आज बात शुरू की थी अपवाद के ऊपर में। पहला क्या था, फैशन में परिवर्तन, दूसरा क्या था, प्रदर्शनकारी वस्तुएं, तीसरा क्या था, दिखावट की इच्छा, चौथा क्या था, गिफिन विरोधाभास, इसी को हमने कंटिन्यू किया था। उसके बाद में अगला पॉइंट क्या था, युद्ध की प्रत्याशा होना या युद्ध की स्थिति होना, बाजार में डिप्रेशन होना, प्रदर्शन प्रभाव होना, अज्ञानता का प्रभाव होना, और लास्ट क्या है, जीवन की आवश्यकताएं। ऐसी वस्तुएं जिन पर जीवन की आवश्यकताओं की बात हो, रोटी कपड़ा मकान की मैंने यहाँ बात की, आवास आहार और आवरण की, तो ये जो तीनों चीजें हैं मेरे पास में, इनके केस में मांग का नियम लागू नहीं होता है। चाहे इनकी प्राइसेस बढ़ जाए तो भी लोग इनकी डिमांड जो है वो कम नहीं करते हैं, वो इनकी डिमांड की जो पॉइंट है उसको कमी नहीं करते हैं। यही एक कारण है कि जीवन की जो आवश्यकता या फिर जो अत्यावश्यक वस्तुएं होती है उन पर मांग का नियम जो है वो लागू नहीं होता। और सरकार भी इस चीज को समझती है, इसलिए कई बार सरकार क्या करती है, आवश्यक वस्तुओं के कीमत पर नियंत्रण रखती है। क्या रखती है, नियंत्रण रखती है। वरना क्या होगा, पहले विद्यार्थियों सोचो जरा कि आप हॉस्पिटल में हो और आपको एक इंजेक्शन चाहिए, वो इंजेक्शन की जो कॉस्ट है, नॉर्मल प्राइस जो है वो 50 रुपए है, लेकिन दुकानदार है वो आपको बोले कि नहीं, ये तो मैं आपको 200 रुपए के बिना नहीं दूंगा, क्योंकि अब ये जीवन की आवश्यकता है, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं उसको कैसे भी करके क्या करूंगा, परचेज करूंगा। तो ये सारी चीजें क्या है, ये मांग वक्र के अंदर में क्या करती है, मांग के नियम को क्या करती है, अप्लाई नहीं करती है। तो ये इतनी जो बात थी आज मांग के नियम, और मांग के नियम के ऊपर में मैंने आपसे की जो अपवाद थे, उन अपवादों पर हमने आज चर्चा की। तो जैसे फैशन में चेंज हो गया, या और क्या हुआ, और हमारे पास में वो वस्तुएं जो प्रदर्शनकारी हो, गिफिन वस्तुएं हो, आवश्यकता की वस्तुएं हो, ऐसे ऐसे हमने 7 से 8 अपवादों के बारे में आज चर्चा करी। प्यारे विद्यार्थियों, इन अपवादों को अच्छे से याद कर लेना, इनको मेमोराइज कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अंकित राठी, आपका इकोनॉमिक एजुकेटर, लेता हूं आपसे विदा।
बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस वीडियो को सीखा, बहुत ही अच्छे से आपने लर्निंग की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी स्किल डेवलपमेंट, बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू सो मच। नमस्कार।